Hello friends, welcome to IDA Exam Solutions। क्वेश्चन नंबर 1 है रस्टिंग ऑन आयरन इक्विपमेंट इज मेनली ड्यू टू। लोहे के उपकरणों पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ए रिएक्शन ऑफ आयरन विद एटमॉस्फेरिक एयर एंड वाटर, बी रिएक्शन ऑफ आयरन विद टॉक्सिक केमिकल, सी रिएक्शन ऑफ आयरन विद सनलाइट एंड डी कांस्टेंट मैकेनिकल यूज ऑफ द इक्विपमेंट। लोहे पे जंग किसकी वजह से लगती है? जब लोहा एटमॉस्फेयर और वाटर के संपर्क में आए। जब जंग लगती है तो लोहे के ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो कि एक भूरे और लाल रंग के कलर की होती है। और ये कब लगती है? जब लोहा ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है। और रस्टिंग की प्रोसेस सॉल्ट की वजह से बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कोई भी जो जहाज होता है, जो समंदर का जहाज होता है, उसमें रस्ट बहुत जल्दी लगती है क्योंकि समुद्र में क्या होता है? सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या करता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करता है जिसकी वजह से लोहे के अंदर रस्टिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। और हायर टेम्परेचर पे भी लोहे की जो रस्टिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्शन ऑफ आयरन विद एटमॉस्फेरिक एयर एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश होता है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन एंड आयरन एंड डी चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ पे केवल कंडक्टर के बारे में पूछा गया है। अगर इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के बारे में पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। लेकिन केवल कंडक्टर के बारे में पूछा गया और कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट कैसे फ्लो होता है, किसकी वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब आपका इलेक्ट्रिकल करंट भी जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये कंडक्टर में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और काफी ज्यादा लूजली बॉन्ड होते हैं। जैसे हम इसको थोड़ा सा चार्ज देंगे या जैसे हम इसको थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ये एक्साइट हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट भी जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिकल करंट आयंस की वजह से भी फ्लो करता है। लेकिन यह कहाँ पे फ्लो करता है? जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं उस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन की वजह से आयंस जनरेट होते हैं। जब आयंस जनरेट होते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। अब क्योंकि यहाँ पे केवल कंडक्टर के बारे में पूछा गया था तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 है वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल बिकॉज। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि ए इट इज कोल्ड ऑन द हिल, बी देयर इज लेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द हिल, सी देयर इज लेस ऑक्सीजन, डी देयर इज डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन द हिल। हायर एल्टीट्यूड पे वाटर बॉइल जल्दी होता है क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है। आपने देखा भी होगा तो हम क्या करते हैं, अगर हम पानी उबाल रहे हैं तो हम बर्तन के ऊपर क्या रख देते हैं? ढक्कन रख देते हैं। तो जब हम बर्तन के ऊपर ढक्कन रखते हैं तो क्या होता है? एक लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी जल्दी उबलने लग जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है। हिल में क्या होता है? जो एयर प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा लो होता है और जितना कम एयर प्रेशर होगा उतना ही जल्दी पानी उबलेगा क्योंकि जब एयर प्रेशर लो होता है उस टाइम पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वेश्चन में कभी इनकेस बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड गैस में बदल जाता है, उसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना कम एयर प्रेशर होगा उतनी ही जल्दी वाटर गैस में चेंज होगा। और दूसरी चीज क्या होती है? हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन भी कम होता है और जब ऑक्सीजन कम होगा तो आपको उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी आग जलाने में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि हायर एल्टीट्यूड पे आग जलाना आसान होता है या हार्ड होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और फायर को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो ऑप्शन नंबर डी, देयर इज अ डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन द हिल, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्ज इंपीडेंस ऑफ अ टेलीफोन लाइन इज। टेलीफोन लाइन की सर्ज इंपीडेंस क्या होती है? ए 75 ओम, बी 600 ओम, सी 500 ओम एंड डी 50 ओम। तो सर्ज इंपीडेंस क्या बताती है कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितनी इजीली वायर के थ्रू फ्लो हो सकता है, ये सर्ज इंपीडेंस बताती है। और सर्ज इंपीडेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तीसरा पॉइंट क्या है? सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। तो एक ही क्वेश्चन में हम कई सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन में जितना हो सके हम उतना कवर करके चलेंगे। तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होता है? ये एक वो कंडीशन होती है जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाए। इसका मतलब इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। इस कंडीशन में वायर के अंदर कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं क्योंकि जो सर्ज इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है √L/C। L यहाँ पे क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, C क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसी को बोला जाता है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। ये एक बैलेंस कंडीशन होती है जहाँ पर जो पावर ट्रांसफर होती है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंटली होती है। टेलीफोन लाइन का जो सर्ज इंपीडेंस होता है वो अराउंड 600 ओम्स होता है। इसकी एक रेंज भी होती है सर्ज इंपीडेंस की, वो होती है 400 से 600
ohms फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अगर अंडरग्राउंड की बात करें तो वो होती है अराउंड 60 ohms फॉर अंडरग्राउंड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 600 ohms। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। दो कैपेसिटर C1 और C2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उनका सममूल्य कैपेसिटेंस क्या होगा? ए C1 प्लस C2, बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सी C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो जब हम दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 विच इज इक्वल्स टू C1 C2 प्लस C1। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 C1 प्लस C2, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग रिलेटेड प्रोसेस। इनमें से कौन सा वेल्डिंग संबंधित प्रक्रिया नहीं है? ए सोल्डरिंग, बी ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, सी ड्रिलिंग एंड डी आर्क कटिंग। वेल्डिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम दो या दो से अधिक पीसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। उनको ज्वाइन कैसे करा जाता है? हम मेटल को काफी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं और उसके बाद ये मेटल बाइंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स एंड अदर वेल्डिंग मटेरियल। तो सोल्डरिंग में भी क्या होता है, हम दो वायर्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं, तो ये भी एक तरीके का वेल्डिंग प्रोसेस है। लेकिन सोल्डरिंग में जो प्रोसेस होता है वो काफी लो टेम्परेचर पे हो जाता है, ऑल्दो वेल्डिंग में जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो काफी ज्यादा आपको हाई चाहिए होता है। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, इसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की मदद से एक फ्लेम को क्रिएट करते हैं जो काफी ज्यादा हॉट होती है और जो मेटल को कट कर देती है। और ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग एक तरीके की वेल्डिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें हीटिंग इन्वॉल्व है। तीसरा है आर्क कटिंग, इसमें हम इलेक्ट्रिकल आर्क की मदद से मेटल को कट करते हैं, मेटल को वेल्ड भी करते हैं। आर्क वेल्डिंग भी होती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी होती है। तो ये क्या मेथड है? ये मेथड वेल्डिंग के हैं। ड्रिलिंग क्या है? हम ड्रिलिंग की मदद से क्या करते हैं, एक होल को क्रिएट करते हैं। अनलाइक अदर प्रोसेस ये वेल्डिंग प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि इसमें हम वेल्डिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कटिंग कर रहे हैं, ना ही हम वेल्डिंग कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हम होल को डिग कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी ड्रिलिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज। शरीर की गर्मी ठंडक डिग्री को क्या कहते हैं? ए हीट, बी टेम्परेचर, सी केल्विन एंड डी रेडिएशन। टेम्परेचर बेसिकली मेजर क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या कितनी ज्यादा कोल्ड है। जितनी ज्यादा बॉडी हॉट होगी उतने ही इजिली पार्टिकल मूव कर रहे होंगे या उतनी ही तेजी से पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। अगर हम सिंपल हीट की बात करें तो हीट क्या होती है? हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। और ये किसकी वजह से होती है? ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। केल्विन टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है और रेडिएशन क्या होती है? ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जरिया होती है। और रेडिएशन में हमें किसी भी एक थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन में हम स्पेस के थ्रू भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ चीजल यूज्ड फॉर कटिंग की वेस इज अ। की वेस को कटिंग करने के लिए प्रयोग होने वाली छेनी कौन सी होती है? ए फ्लैट चीजल, बी केप चीजल, सी राउंड नोज चीजल एंड डी डायमंड पॉइंट चीजल। की बेस क्या होते हैं? एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ग्रुप होते हैं और ग्रुप का मतलब क्या होता है? खांचा होता है। और इस खांचे की मदद से हम शाफ्ट और हब को आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर हमें ये कीवे बनाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें केप चीजल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कभी कभी क्रॉस कट चीजल भी बोलते हैं। इसका जो आगे का हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है और जो उसकी टिप होती है वो वाइड होती है। फ्लैट चीजल की मदद से हम क्या करते हैं? सरफेस को फ्लैट करते हैं। राउंड नोज चीजल की मदद से हम गोल होल बनाते हैं और ये रेक्टेंगुलर होल बनाने के लिए या रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाने के लिए काम में नहीं आता है। डायमंड पॉइंट चीजल की मदद से हम काफी ज्यादा छोटे और प्रिसाइज वर्क करते हैं, ये भी सूटेबल नहीं होता है कीवे बनाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कैप चीजल। देखिए ये फ्लैट चीजल होती है, जो पहली है ये आपकी फ्लैट चीजल है, दूसरी क्रॉस कट चीजल है जिसे हम केप चीजल भी बोलते हैं, तीसरी राउंड नोज चीजल है, चौथी डायमंड पॉइंट चीजल है। सो ऑप्शन नंबर बी केप चीजल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट विस्कोसिटी ऑफ ऑल। निम्नलिखित सभी में से किसमें कम शायनीयता होती है? ए नैप्था, बी केरोसिन, सी डीजल एंड डी ल्यूब ऑयल। विस्कोसिटी क्या बताता है कि लिक्विड कितना ज्यादा थिक है। बेसिकली विस्कोसिटी क्या बता रहा है कि द्रव का घनत्व या गाढ़ापन कितना होगा। जितनी कम किसी भी एक लिक्विड में विस्कोसिटी होगी उतनी ही इजीली वो फ्लो कर सकता है। सच एस वाटर, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है तो वाटर इजीली फ्लो कर पाता है, और जिसकी विस्कोसिटी हाई होगी वो उतना ही कम फ्लो कर पाएगा किसी भी सरफेस पे। जैसे कि हनी, अगर आप शहद को फ्लोर पे डालेंगे तो एक जगह पे रहेगा, लेकिन अगर वहीं पे आप पानी डालते हैं तो पानी आपका बहने लग जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो उसमें जो नैप्था होता है उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा कम होती है,
वहीं बात करें हम केरोसिन, डीजल और लुइस ऑयल की, उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेफ्था। सो ऑप्शन नंबर ए नेफ्था इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइज ऑफ इंजन सिलेंडर इज रेफर्ड इन टर्म ऑफ इट्स। इंजन सिलेंडर के आकार की पहचान डैश से होती है? ए डायमीटर एंड बोर, बी डिस्प्लेसमेंट एंड एफिशिएंसी, सी बोर एंड स्ट्रोक, एंड डी बोर एंड लेंथ। अगर हमें किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस या साइज को डिफाइन करना है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक होता है बोर और दूसरा होता है स्ट्रोक। बोर क्या होता है? ये पिस्टन के अंदर का डायमीटर होता है। अगर ये आपका पिस्टन है तो इसके अंदर का जो डायमीटर होगा वो आपका बोर कहलाएगा, और इसके अंदर आपका पिस्टन अप डाउन करता है। स्ट्रोक क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है पिस्टन का फ्रॉम द टॉप पोजीशन टू द बॉटम मोस्ट पोजीशन। अगर आपका पिस्टन इतना ऊपर जा रहा है और बॉटम में वो इतना नीचे जा रहा है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसकी मदद से ही हम इंजन की डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं कि कितना वॉल्यूम एक पिस्टन एक बार में डिस्प्लेस कर रहा है। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा इंजन पावरफुल होगा, यानी उतने ही ज्यादा सीसी का इंजन आपका होगा। सो ऑप्शन नंबर सी बोर एंड स्ट्रोक इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गवर्नर इज अ। गवर्नर डैश होता है? ए टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, बी स्पीड सेंसिटिव डिवाइस, सी वैक्यूम सेंसिटिव डिवाइस, एंड डी प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। गवर्नर एक स्पीड सेंसिटिव डिवाइस होता है, यानी कि गवर्नर की मदद से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नर आपका मैकेनिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, जिसकी मदद से हम इंजन की स्पीड को रेगुलेट करते हैं, विच मीन जिसकी मदद से हम इंजन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जब इंजन की रोटेशनल स्पीड चेंज होती है तो जो चेंज हुआ है स्पीड में, गवर्नर उस चीज को सेंस करता है और स्पीड को सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन करता है। क्योंकि गवर्नर के अंदर एक स्पीड सेंसिंग डिवाइस होता है, दूसरा इसके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म होता है। क्योंकि जब तक उसको फीडबैक नहीं मिलेगा कि अभी करंटली रोटेशनल स्पीड क्या है और हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, तब तक गवर्नर स्पीड को एडजस्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद इसमें कंट्रोल एक्शन होता है। कंट्रोल एक्शन इन द सेंस, अगर स्पीड रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो उसको कम कर देगा, अगर स्पीड रिक्वायरमेंट से कम है तो उसको वो ज्यादा कर देगा। तो बेसिकली ये पैरामीटर बेस्ड होता है। और दो तरह के गवर्नर होते हैं, एक होता है मैकेनिकल गवर्नर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीड सेंसिटिव डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वी चेंज फेबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स। जब हम अशक्त ध्वनि से प्रबल ध्वनि में बदलाव करते हैं तब हम क्या बढ़ाते हैं? ए फ्रीक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, सी वेलोसिटी, एंड डी वेवलेंथ। सपोज ये साउंड वेव है, अभी ये 2 डेसिबल की है। अब हमने क्या करा? हमने साउंड वेव को इंक्रीज कर दिया, अब ये 5 डेसिबल की हो गई। तो हमने क्या बढ़ाया साउंड वेव में? हमने साउंड वेव में बढ़ाया एम्पलीट्यूड। जो ये रीजन होता है पीक से, इसका सेंट्रल रीजन, ये क्या दर्शाता है? ये एम्पलीट्यूड दर्शाता है। सोल्यूशन में भी यही चीज लिखी है, जब भी हम एक कम साउंड को तेज ध्वनि में बदलते हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या दर्शाती है कि साउंड वेव 1 सेकंड में कितनी बार कितने साइकिल को रिपीट करती है। यानी कि अगर साउंड वेव 1 सेकंड में 50 टाइम रिपीट हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी साउंड वेव में पिच को दर्शाती है। जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा हाई पिच होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम ही पिच होगी। एम्पलीट्यूड क्या दर्शाता है? साउंड वेव की बेसिकली हाइट को दर्शाता है, और साउंड वेव की लाउडनेस को दर्शाता है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउड आपकी साउंड होगी, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही कम आपकी साउंड होगी। सो ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीट्यूड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड। ठोस एवं द्रव्य के समीक्षण को पृथक करने की कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ए सेडिमेंटेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी इवेपोरेशन, एंड डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन में सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करने की प्रक्रिया पूछी गई है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें हम 2 या 2 से अधिक लिक्विड को सेपरेट करते हैं, क्योंकि जितने भी हम लिक्विड यूज करते हैं हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो मिक्सचर को हम क्या करते हैं? हम हीट करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी भाप में परिवर्तित होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो थोड़ा देर में भाप में परिवर्तित होगा। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं? लिक्विड के मिक्सचर को अलग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाकी के ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है? इसमें हम सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल से अलग करते हैं, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल का घनत्व ज्यादा होता है। तो क्या होगा? वो लिक्विड के बॉटम में सेटल हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, और हम उस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो आपका मिक्सचर सेटल हो जाता है, और जो भी इनसोल्युबल लिक्विड होता है वो हम अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन में भी हम सॉलिड और लिक्विड को अलग करते हैं। हम इसमें एक मटेरियल यूज करते हैं फिल्टर पेपर का, जो सॉलिड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, यानी कि केवल और केवल लिक्विड पार्टिकल जा पाता है, सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर में चिपक जाता है। इवेपोरेशन की मदद से भी हम सॉलिड और लिक्विड को अलग करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सी वाटर का। अगर हमें सी वाटर से सॉल्ट को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? कई सारी नालियां बनाते हैं, उसमें पानी रखते हैं सी वाटर का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सन की वजह से
पानी एवेपोरेट हो जाता है और क्या बचता है, खाली सॉल्ट बचता है, यानी कि सॉलिड पार्ट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एनिलिंग। एनिलिंग इज डन टू, एनिलिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। एनिलिंग डैश के लिए किया जाता है, ए रिलीविंग स्ट्रेस, बी हार्डन स्टील स्लाइटली, सी इंप्रूविंग मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड डी सॉफ्टनिंग मटेरियल। एनिलिंग की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, मेटल को सॉफ्ट करते हैं, क्योंकि एनिलिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम मेटल को हीट करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और उसको रूम टेम्परेचर पे हम धीरे धीरे कूल डाउन करते हैं, जिससे मेटल का ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और हम मेटल को अपनी दी हुई शेप दे सकते हैं। एनिलिंग के फायदे क्या होते हैं, एक तो ये मेटल में स्ट्रेस को रिमूव करता है, यानी कि तनाव को रिमूव करता है। तो एनिलिंग की मदद से क्या होता है, मेटल आपका सॉफ्ट हो जाता है, और जब मेटल सॉफ्ट होता है उसको कट करना इजी होता है, उसको ड्रिल करना इजी होता है, उसको शेप में लेके आना भी इजी होता है। और एनिलिंग डक्टिलिटी बढ़ाता है, डक्टिलिटी जितनी अच्छी होगी मेटल उतनी ही देर में ब्रेक होगा, यानी कि उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी बन जाती है। एनिलिंग का अपोजिट होता है हार्डनिंग, इस चीज को भी ध्यान में रखना। सो ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टनिंग मटेरियल, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टैटिक विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ए केमिकल रिएक्शन, बी फ्रिक्शन, सी इंडक्शन एंड डी बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। जब भी इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी मटेरियल के सरफेस पे जमा होता है उसकी वजह से बनती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शन की मदद से जनरेट कर सकते हैं। जब हम दो मेटल को या दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं, अगर आप अपने शरीर को भी आपस में रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। इसकी वजह से क्या होता है, एक बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और इसी की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा, इंडक्शन की मदद से भी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अगर एक चार्ज मटेरियल है, ये हमारा एक चार्ज मटेरियल है और ये नॉन चार्ज मटेरियल है, तो अगर हम चार्ज मटेरियल को नॉन चार्ज मटेरियल के पास लेके आए, उसको टच नहीं करना है, केवल पास लेके आना है, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो दूसरा पार्टिकल है या दूसरा मटेरियल है उसमें भी चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज वो आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो इसकी वजह से भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन और इंडक्शन दोनों की वजह से जनरेट होती है। सो ऑप्शन नंबर डी, बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच एनर्जी कॉजेस लीस्ट पोल्यूशन। कौन सी ऊर्जा कम प्रदूषण उत्पन्न करती है, ए सोलर, बी थर्मल, सी न्यूक्लियर एंड डी केमिकल। ऑप्शन से ये सबको आंसर पता लग गया होगा कि सोलर एनर्जी सबसे कम पोल्यूशन उत्पन्न करती है, क्योंकि सोलर पावर हमें डायरेक्ट सन से मिलती है और सन कोई भी हार्मफुल गैसेस या वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट नहीं करता है। थर्मल एनर्जी के लिए हमें फॉसिल फ्यूल की जरूरत होती है, कोल की जरूरत होती है, तो जिसकी वजह से एयर में काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। न्यूक्लियर एनर्जी में हम क्या यूज करते हैं, हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं, जिससे रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है, और रेडियो एक्टिव वेस्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है फॉर एनवायरमेंट एंड फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। केमिकल एनर्जी भी क्या है, केमिकल एनर्जी क्लीन एनर्जी हो सकती है, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया में क्या हो सकता है, काफी ज्यादा पोल्यूशन हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए, सोलर एनर्जी, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फिनोमिनन दैट एक्सप्लेन राइज ऑफ वाटर लेवल इनसाइड अ ट्यूब डिप्ड इन अ बीकर इज एक्सप्लेन्ड एज। बीकर में डूबी ट्यूब के अंदर पानी के स्तर में वृद्धि की व्याख्या करने वाली घटना को डैश के रूप में समझाया गया है, ए डिफ्यूजन, बी डायनामिक प्रेशर, सी कैपिलरिटी एंड डी सरफेस टेंशन। कैपिलरिटी वो फिनोमिना होता है जब हम किसी ट्यूब को पानी में डालते हैं तो ट्यूब के अंदर वाटर लेवल राइज कर जाता है, और ये दो फोर्स की वजह से होता है। एक होता है एडेशन, दूसरा होता है कोहेशन। एडेशन क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द सॉलिड सरफेस। जब लिक्विड मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम एडेशन बोलते हैं। और कोहेशन में क्या होता है, ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन ये किसके अंदर लगता है, केवल और केवल लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर लगता है। यानी कि अगर हम ग्लास ट्यूब की बात करें और पानी की बात करें, हमने ग्लास ट्यूब के अंदर पानी डाला तो इसमें ग्लास ट्यूब एंड वाटर, इसके बीच में लगेगा एडेशन फोर्स। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या लगेगा, कोहेशन फोर्स। तो ये दो फोर्स होते हैं, और इस केस में क्या होता है, एडेसिव फोर्स जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कोहेसिव फोर्स की। तो इस केस में क्या होता है, जो एडेसिव फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रेस कर जाते हैं और वाटर का लेवल ट्यूब के अंदर इंक्रीज करता है। तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है कैपिलरिटी फिनोमिना। सो ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरिटी, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी वेरीड बाय। मोटर की गति
गति डैश द्वारा भिन्न हो सकती है। ए चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी चेंजिंग नंबर ऑफ पोल, सी यूजिंग मल्टी स्पीड वाइंडिंग एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। हम मोटर की स्पीड को कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके भी मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, NS = 120 F/P। तो हम फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर पोल को भी चेंज करेंगे उस केस में भी स्पीड चेंज हो जाएगी। और तीसरा, अगर हम वाइंडिंग की कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज करेंगे, क्योंकि कई मोटर्स में मल्टीपल वाइंडिंग्स होती हैं, हम वेव वाइंडिंग को यूज करें, लैप वाइंडिंग को यूज करें, तो उसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। और भी अलग तरीके होते हैं। अगर हम वोल्टेज लेवल को भी एडजस्ट करें तो भी हम मोटर की स्पीड को एडजस्ट कर पाते हैं। और अगर हम कंट्रोल ड्राइव को भी यूज करें तो भी हम मोटर की स्पीड को चेंज कर पाते हैं। तो बहुत तरीके से हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डायरेक्शन ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय। 3 चरण वाली इंडक्शन मोटर की दिशा को कैसे उल्टा किया जा सकता है। ए चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, बी इंटरचेंजिंग एनी 2 सप्लाई टर्मिनल ऑफ इंडक्शन मोटर, सी चेंजिंग द फेज सीक्वेंस एंड डी ईदर बी और सी। तो अगर हमें इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज करना है तो हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो हम पावर सप्लाई के वायर्स को चेंज कर दें या हम फेज सीक्वेंस को चेंज कर दें। तो हम अगर पावर सप्लाई के वायर को चेंज कर रहे हैं तो बेसिकली हम फेज सीक्वेंस ही चेंज कर रहे हैं। हम पहले यूज कर रहे थे R/V फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो मोटर मूव कर रही थी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी। और अगर हम यूज करें RBY, जब हम फेज सीक्वेंस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ RBY, तो मोटर अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन हम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो हम पावर सप्लाई की वायर को चेंज करेंगे या तो हम फेज सीक्वेंस को चेंज करेंगे। अगर हम दोनों चीजों को एक साथ चेंज कर देंगे तो उस केस में मोटर आपकी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। सो ऑप्शन नंबर बी, इंटरचेंजिंग एनी 2 सप्लाई टर्मिनल ऑफ इंडक्शन मोटर, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द अलॉय मेनली यूज्ड फॉर कोरिजन रेजिस्टेंस इन स्टेनलेस स्टील इज। स्टेनलेस स्टील में संरक्षण प्रतिरोध के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त मिश्र धातु डैश है। ए सिलिकॉन, बी मैग्नीज, सी कार्बन एंड डी क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में कोरिजन इसलिए नहीं लगता है या जंग इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इसमें हम एक अलॉय यूज करते हैं और वो अलॉय होता है क्रोमियम। जब हम स्टील में क्रोमियम ऐड करते हैं तो एक इनविजिबल लेयर जनरेट हो जाती है जो एक बैरियर का काम करती है और स्टील को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम आउटसाइड मॉइस्चर और ऑक्सीजन। क्योंकि हमने अगर पहला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा तो जो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या था, वो था ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर को ये कॉन्टेक्ट में आने ही नहीं देती है स्टील के, तो जिसलिए स्टील बिल्कुल जंग विरोधी बन जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम, इसका राइट ऑप्शन होगा।